पूरी दुनिया इस वक्त एक अदृश्य जंग के बीच फंसी हुई है। एक ओर भारत और रूस के बीच एक बड़े रक्षा सौदे की चर्चा हो रही है, तो दूसरी ओर अमेरिका ने चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नई सैन्य रणनीति लागू कर दी है। क्या यह किसी बड़े टकराव की तैयारी है? वहीं जापान ने पहली बार खुले तौर पर चीन के खिलाफ एक सुरक्षा गठबंधन में शामिल होने का संकेत दिया है, जिससे एशिया में हलचल मच गई है। इस बीच जर्मनी ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी पर नया समझौता किया है और ब्रिटेन में एक हाई प्रोफाइल जासूसी कांड ने राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। फ्रांस ने अपने राष्ट्रपति के एक चौंकाने वाले बयान के बाद पूरे यूरोप को सकते में डाल दिया है। क्या ये यूरोपीय संघ की एकता के लिए खतरा है? ब्राजील में चुनावों के ठीक पहले सैन्य तख्तापलट की अफवाहों ने लोकतंत्र की नींव को हिला दिया है। कनाडा में एक संदिग्ध आतंकी हमले ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और इटली की संसद में उठे विरोध के स्वर ने सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ एक नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को लेकर एक नई चेतावनी जारी की है और तुर्की ने नेटो की रणनीतियों पर खुलकर सवाल उठा दिए हैं। क्या ये पश्चिमी देशों में किसी अंदरूनी मतभेद की आहट है? इन सारी घटनाओं के पीछे क्या कोई बड़ा वैश्विक खेल छिपा है? क्या ये सिर्फ संयोग है या किसी बड़े तूफान का संकेत? अगर आप भी इन ग्लोबल घटनाओं की परतें खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको रोजाना ऐसी ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलती रहे। चलिए अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर में हो रही आज की महा अपडेट्स की ओर। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच खामोश युद्ध तेजी से तेज होता जा रहा है। जहां एक ओर अमेरिका और चीन के बीच अब एआई और चंद्रमा की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग अब स्पेस में भी फैलने लगी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साथ ब्राजील, तुर्की, भारत और जर्मनी जैसे देश एक ही हफ्ते में इतने हाई अलर्ट पर क्यों हैं? भारत ने अचानक अपने नौसेना बेड़े में एक नए पनडुब्बी युद्धपोत को शामिल कर लिया है, जो सीधे सीधे हिंद महासागर की शक्ति संतुलन को बदल सकता है। वहीं चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद नया 3 नैनोमीटर चिप बनाकर टेक्नोलॉजी वॉर में एक गुप्त चाल चल दी है। क्या अमेरिका इसके जवाब में नया साइबर अटैक प्लान कर रहा है? दूसरी ओर रूस ने एक खतरनाक घोषणा करते हुए कहा है कि उसके नए डूमसड़े ड्रोन अब यूक्रेनी तटों के पास एक्टिव हो चुके हैं। और इसी बीच कनाडा के आर्कटिक इलाकों में अचानक बड़ी सैन्य मूवमेंट देखी गई है। सवाल उठता है कि क्या नॉर्थ पोल अब अगला युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? जर्मनी ने भी चुपचाप एक नया सैन्य सहयोग फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के साथ साइन कर लिया है और ये डील इतनी गोपनीय है कि इसके दस्तावेज तक मीडिया से छुपाए गए। आखिर क्यों? वहीं जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक नई डिफेंस लाइन बनी है, जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। क्या इंडो पैसिफिक रीजन में कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है? दूसरी तरफ तुर्की की राजधानी अंकारा में एक संदिग्ध विस्फोट के बाद पूरे नाटो मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। क्या ये सिर्फ एक आतंकी हमला था या किसी गहरे षड्यंत्र की शुरुआत? ब्राजील ने भी अब चीन और रूस के साथ मिलकर एक गुप्त आर्थिक डील पर सिग्नेचर किए हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर की पकड़ ढीली पड़ सकती है। क्या ये डॉलर की मौत की शुरुआत है? और इसी बीच फ्रांस में हुए एक साइबर अटैक ने सरकारी डेटा को लीक कर दिया है, जिसमें रूस की संलिप्तता का शक जताया जा रहा है। क्या यूरोप अब फिर से एक नए डिजिटल युद्ध में फंसने वाला है? इस पूरे संकट के बीच भारत, अमेरिका और जापान की एक गुप्त त्रिपक्षीय बैठक हुई है, जिसकी जानकारी किसी भी इंटरनेशनल प्रेस को नहीं दी गई। क्या कोई नया इंडो पैसिफिक पैक्ट बनने जा रहा है जो चीन को पूरी तरह से अलग थलग कर देगा? और इन सब के बीच दुनिया के सबसे बड़े हथियार सौदों में से एक पर साइन हुआ है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने सऊदी अरब को परमाणु सक्षम ड्रोन देने की बात की है। क्या ये मिडिल ईस्ट में नए संकट की भूमिका है? तो सवाल ये है, क्या ये सब खबरें एक वैश्विक युद्ध की आहट हैं? क्या दुनिया एक नए अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रही है, जहां पुराने एलाइज अब दुश्मन बन सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इनमें से कौन सा देश सबसे पहले चुपचाप हमला करेगा? क्या दुनिया के नक्शे पर जब आप आंखें गड़ाकर देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जो घटनाएं अलग अलग कोनों में घट रही हैं, वो शायद किसी अदृश्य धागे से बंधी हुई हैं। ऐसा ही कुछ आज के समय में जापान से लेकर ब्राजील, फ्रांस से लेकर कनाडा और इटली तक हो रहा है। जापान में येन की गिरावट कोई साधारण आर्थिक हलचल नहीं, बल्कि बैंक ऑन जापान के पुराने दखल की वापसी का संकेत है, जिसने पिछले 3 दशकों में जापान की आर्थिक स्थिति को लगातार शिथिल रखा। लेकिन इस बार सेंट्रल बैंक ने अचानक बाजार में हस्तक्षेप किया।
जिससे संकेत मिल रहे हैं कि या तो वे किसी अनकहे संकट से निपटने की कोशिश कर रहे हैं या किसी बड़ी करेंसी वॉर की शुरुआत हो चुकी है। क्या ये येन को ग्लोबल करेंसी सिस्टम में फिर से स्थापित करने की चाल है या फिर अमेरिका के डॉलर डोमिनेंस को टक्कर देने की एक छुपी हुई नीति? और अब चलिए फ्रांस की ओर, जहां पेरिस की गलियों में एक बार फिर आग सुलग उठी है। इस बार वजह बनी है राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा प्रस्तावित नया एनर्जी टैक्स, जो गाड़ियों और बिजली की दरों पर भारी असर डालेगा। लेकिन ये गुस्सा केवल टैक्स का नहीं, बल्कि उस गहराई से दबे आक्रोश का है जो पिछले एक दशक से फ्रेंच समाज में सुलग रहा है। येलो वेस्ट आंदोलन की चिंगारी अब फिर जल रही है और इसकी आंच यूरोप के दूसरे देशों तक फैल सकती है। क्या ये आर्थिक असमानता के खिलाफ एक नई क्रांति का जन्म है या फिर सरकार को अस्थिर करने की कोई गुप्त कोशिश? इस नाटकीय स्थिति के बीच ब्राजील की धरती पर एक और खतरा मंडरा रहा है। अमेजन जंगलों में लगी रहस्यमयी आग, जो इस बार पिछले सालों से कहीं ज्यादा तेज और अनियंत्रित है। राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पर्यावरणीय आपातकाल घोषित करने की अपील की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आग वास्तव में केवल जलवायु परिवर्तन की देन है या इसके पीछे भी माइनिंग कंपनियों की मिलीभगत और स्थानीय प्रशासन की चुप्पी है? हर बार जब अमेजन जलता है, दुनिया चिंता जताती है, लेकिन कारोबार चलता रहता है। तो क्या इस बार भी सिर्फ बयानबाजी होगी या कोई असली एक्शन लिया जाएगा? अब चलिए चलते हैं कनाडा की ओर, जहां जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने एक विवादित ओनेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, जिससे न केवल आदिवासी समुदाय नाराज हैं, बल्कि देश की तमाम पर्यावरण संस्थाएं खुलकर विरोध में उतर आई हैं। प्रधानमंत्री ट्रूडो, जो खुद को क्लाइमेट लीडर कहकर दुनिया में प्रचारित करते हैं, अब एक ऐसे फैसले के केंद्र में हैं जो उनके राजनीतिक करियर को तकलीफ दे सकता है। क्या यह प्रोजेक्ट घरेलू आर्थिक दबावों का परिणाम है या फिर अमेरिका की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की रणनीति का हिस्सा? अब इधर नजर डालिए इटली की ओर, जहां एक बार फिर से माइग्रेशन संकट ने यूरोप की नींव को हिला दिया है। हजारों की संख्या में प्रवासी नौकाओं के जरिए समुद्र पार कर इटली के तटों पर पहुंच रहे हैं और जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि इटली अब पूरे यूरोपीय संघ से तत्काल मदद की मांग कर रहा है। लेकिन यूरोपीय संघ के देश जैसे फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड्स खुद आंतरिक संघर्षों से जूझ रहे हैं और किसी ठोस मदद की उम्मीद बहुत कम है। सवाल ये है कि क्या इटली अकेला इस संकट से निपट पाएगा या फिर यूरोप एक बार फिर 2015 जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है, जब पूरे महाद्वीप ने शरणार्थी संकट की मार झेली थी। इन सभी घटनाओं को जोड़िए, जापान की करेंसी अस्थिरता, फ्रांस का सामाजिक विद्रोह, ब्राजील की पर्यावरणीय आपातकाल, कनाडा की आंतरिक नीति की विरोधाभास और इटली की माइग्रेशन टेंशन, तो क्या आपको भी लगने लगता है कि दुनिया के इन टुकड़ों में कोई बड़ा छुपा हुआ पैटर्न छुपा है? क्या ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं या फिर वाकई में हम उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जिसे भविष्य के इतिहासकार सेकेंड एज ऑफ कैओस कहेंगे? अब यहाँ एक और खतरनाक सवाल उभरता है, क्या इन सब के पीछे कहीं डीप स्टेट पावर्स काम कर रही हैं जो ग्लोबल अशांति को हवा दे रही हैं ताकि एक नई व्यवस्था, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू किया जा सके? क्या IMF, वर्ल्ड बैंक या संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं केवल तमाशबीन हैं या फिर इन बदलावों का हिस्सा है? और यदि ऐसा है तो भारत जैसे उभरते देशों के लिए इसका क्या अर्थ होगा? क्या हमें तैयार रहना चाहिए एक नई डिजिटल कोल्ड वॉर के लिए, जहां करेंसी, माइग्रेशन, ऊर्जा और पर्यावरण ये सभी हथियार बन चुके हैं? और सबसे गहरी बात यह है कि जब हर कोना संकट से थरथरा रहा है, तब क्या वाकई ये सब कुछ संयोग मात्र है या फिर यह एक पहले से तयशुदा डिजाइन है जिसे धीरे धीरे लागू किया जा रहा है?